हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी T10 सीरीज का इनकम टैक्स में सेकंड पार्ट, और इसमें हम टॉपिक को कवर करेंगे जो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, लास्ट क्लास में हमने टैक्स रेट्स के बारे में बात करी, हमने सैलरी के बारे में बात करी। उम्मीद करता हूं कि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। उसमें कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट अगर आपका रेज हुआ है तो आपने उसको पूछा है। ओके, तो अगले पार्ट में हम शुरू कर रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सैलरी जितना लेंदी नहीं है, जल्दी कवर हो जाएगा। और यस, एग्जाम की अगर हम बात करें तो एक अच्छा खासा क्वेश्चन इस वाले टॉपिक में से बनता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में जो थोड़ा बहुत हमने डिस्कस करा था अपने पहले वाली वीडियो में भी, कि भाई अगर कोई पर्टिकुलर अपनी रेंटल इनकम जनरेट कर रहा है अपनी हाउस प्रॉपर्टी से, तो वो इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। सॉर्ट ऑफ यहां पर हाई चांसेस क्या है कि किसी प्रॉपर्टी से आप रेंटल इनकम जनरेट करते हो, एंड दैट विल बी कवर्ड अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, जहां तक सेक्शंस की बात है तो यहां पर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारे आपके टोटल 6 सेक्शन है, 22 से लेकर 27 तक। ओके, हालांकि इसमें जो मेजर कंप्यूटेशन है हमारी वो सेक्शन 23 और 24 की है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। एंड के 25, 26, 27 तो बहुत ही सिंपल से हमारे सेक्शंस हैं। ओके, एंड यस ऑफ कोर्स, जैसे जब हमने सैलरी की बात करी थी तो सेक्शन 15 उसका चार्जिंग सेक्शन था। सरकार को अधिकार मिलता है टैक्स लगाने का, किस सेक्शन के आधार पर? सेक्शन 15 के आधार पर, सैलरी के केस में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप में। तो ऐसे ही अगर कोई रेंटल इनकम जनरेट करता है तो सरकार कह रही है कि जी हम टैक्स लगाएंगे, तो वो कहां पे लिखा हुआ है सर? वो लिखा हुआ है हमारा सेक्शन 22 में। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो चार्जिंग सेक्शन है दोस्तों, वो हमारा एग्जिस्ट होता है सेक्शन 22। ओके, बहरहाल हमने यहां पर सिंपल सी बात बोल दी कि रेंटल इनकम जनरेट करना हाउस प्रॉपर्टी से इस हेड के अंदर आ जाएगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि भाई अर्न इनकम जो है वो कौन कर रहा है, ये हाउस प्रॉपर्टी जो है वो क्या होती है, ये तमाम चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, तब जाके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जो हेड है वो अप्लाई होगा। ओके, तो सीधी सी बात अगर हम बात करें यहां पर टर्म्स की, अगर हम बात करें, हम चार्जिंग सेक्शन की बात करें, तो एनालिसिस ऑफ सेक्शन 22 हमें इनिशियली सबसे पहले 3 चीजें बताता है। वो 3 चीजें क्या हैं? सबसे पहला प्रोविजन इसमें, प्रॉपर्टी शुड बी कंसिस्ट ऑफ एनी बिल्डिंग और एंड लैंड। ठीक है, और एंड लैंड लिखा हुआ, याद रखिएगा, लैंड वर्ड बाद में है, बिल्डिंग पहले है। ओके, अभी बताता हूं इसको। असेसी मस्ट बी द ओनर, और उसके बाद तीसरा आ जाता है हमारा पर्पस। सबसे पहले इसको डिस्कस करते हैं। अगर हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जमीन का और बिल्डिंग का दोनों का होना बहुत जरूरी है, सबसे पहली चीज। ओके, अगर कोई वैकेंट लैंड है, खाली जमीन है, और उसका किराया आ रहा है, कई बार आपने देखा होगा कि भाई एक खाली जमीन है, उसमें यूजुअली कई बार जो टेलीकॉम कंपनीज है अपना टावर लगाने के लिए उस जमीन को किराए पे ले लेते हैं, और उस जमीन का, उसमें बिल्डिंग कोई नहीं है, उस जमीन का किराया जो है ओनर को मिलता है, तो वो जाएगा इनकम अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्सेज, क्योंकि यहां पे जो बिल्डिंग है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। ओके, तो जमीन का होना, उसके ऊपर घर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आपका हाउस प्रॉपर्टी का हेड अप्लाई होगा। ओके, अब जैसे फ्लैट्स होते हैं, अब फ्लैट्स में तो सर हम जानते हैं कि मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग होती है, हमें एक फ्लैट मिल जाता है। ओके, अब सर वो तो खाली बिल्डिंग है, वो जो जमीन है उस पर तो हिस्सेदारी हमारी नहीं है, नहीं, स्टिल दैट विल क्वालिफाई एज अ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि स्टैब्लिश तो वो एक जमीन के ऊपर ही हुआ है ना। तो इसीलिए कहने का मतलब, कंक्लूजन ये है कि अगर खाली जमीन होगी तो वो अदर सोर्सेज के हेड में जाएगी इन टर्म्स ऑफ इनकम। ओके, उसके बाद अगर, और इसके अलावा एक और चीज यहां पे बोली गई है, दैट इज सबलेटिंग। सबलेटिंग का पॉइंट मैं आपको पर्पस में बताता हूं। असेसी मस्ट बी द ओनर ऑफ द रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी। चलो इसी में समझ लेंगे। ओके, इसी में समझ लेंगे सबलेटिंग वाला पॉइंट। भाई मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए के पास अपनी एक पर्टिकुलर हाउस प्रॉपर्टी है। ओके, इस हाउस प्रॉपर्टी को मिस्टर बी को किराए पर दे दिया गया, और मिस्टर बी इस हाउस प्रॉपर्टी का 15,000 रुपए जो है पे करते हैं। ओके, इन शॉर्ट मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी प्रॉपर्टी 15,000 रुपए रेंट पर दी। मिस्टर बी ने क्या करा, इसमें थोड़ी सी मतलब अदर सर्विसेज वगैरह ऐड करी या मौके का फायदा उठाया, जो भी मान लीजिए, इन्होंने इस प्रॉपर्टी को फर्दर मिस्टर सी को रेंट पर चढ़ा दिया, और यहां से किराए के रूप में वो 25,000 रुपए ले रहे हैं।
बराबर। अब ये कमा रहे हैं मिस्टर ए 15,000 रुपए, मिस्टर बी कमा रहे हैं 25 माइनस 15 क्योंकि एक्सपेंस हो गया 10,000 रुपए। अब कौन सी इनकम किसकी किस हेड में जाएगी? देखिए, मिस्टर ए थे ओनर, तो इन्होंने ये जो मिस्टर बी को किराए पर दिया है इसको कहा जाता है लेटिंग, दैट इज लेटिंग आउट, किराए पर चढ़ा देना। ये 15,000 रुपए मिस्टर ए के हाउस प्रॉपर्टी में आएंगे क्योंकि ये ओनर हैं। लेकिन जब आप किसी और से किराए पर लेकर लेट करके और उसको किसी और को किराए पर देते हो तो ये कहा जाता है सबलेटिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? सबलेटिंग बोलेंगे। और इस कंडीशन में मिस्टर बी ने जो 25,000 रुपए माइनस 15,000 रुपए यानी कि 10,000 रुपीस की अपनी इनकम जनरेट करी है, ये अदर सोर्सेस के हेड के अंदर जाएगी। बराबर। तो यहां पर जो कंसेप्ट निकल कर आता है वो ये कि इनकम हाउस प्रॉपर्टी की लेटिंग आउट वाली होगी। किसकी होगी? लेटिंग आउट वाली। आपने किसी और से किराए पे लिया है और फर्दर आप किराए पे दे रहे हो तो उस केस में ये जो इनकम है ये अदर सोर्सेस के अंदर जाएगी। अदर सोर्सेस के अंदर भी जा सकती है, पीजीबीपी के अंदर भी जा सकती है। मान लीजिए मिस्टर बी का बिजनेस ही यही है, वो यही काम करते हैं, तो पीजीबीपी है, अदरवाइज अदर सोर्सेज भी इसमें क्वालिफाई होता है। ओके, तो दो पॉइंट हमने अच्छे तरीके से इसमें समझे कि एक तो जमीन और बिल्डिंग दोनों का होना जरूरी है, दूसरा जो असेसी है प्रॉपर्टी का, रेंटेड प्रॉपर्टी का, ओनर हो, यह बहुत ज्यादा जरूरी है। ओनर कैसा भी चलेगा, ठीक है, सीधी सी बात है, डीम्ड ओनरशिप चलेगी, फ्री होल्ड, लीज होल्ड, कैसा भी चलेगा। जरूरी नहीं है कि रजिस्ट्री उसके नाम पर हो, अभी बस उसको वो लीगल वे में होल्ड करके चल रहा है प्रॉपर्टी को, स्टिल ही विल क्वालिफाई एज द ओनर। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे इस पॉइंट में आता है दैट इज पर्पस। पर्पस याद रखेंगे कि यहां पर इफ द हाउस प्रॉपर्टी इज यूज्ड, इफ द हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाय द असेसी फॉर हिज ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो हाउस प्रॉपर्टी के लिए यह हेड क्वालिफाई नहीं होगा। मतलब एक पर्टिकुलर ओनर है, उसका बिजनेस भी है, उस बिजनेस में वो उसी बिल्डिंग को, अपनी ओन बिल्डिंग को यूज करता है, तो बुक्स में अगर मान लीजिए वो इस तरह की ट्रांजैक्शन दिखाता है कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी अपने ही बिजनेस को रेंट पे दे दी है और मैं अपने आप को ही रेंट दे रहा हूं, तो ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा। जो बिल्डिंग है वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस यूज में मानी जाएगी, उसका जो भी एक्सपेंस होगा डेप्रिसिएशन के तौर पे वो पीजीबीपी में ही टैक्सेबल होगा। ठीक है, हम इस तरीके से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। इन शॉर्ट, असेसी अपना कोई बिजनेस जो है इस प्रॉपर्टी में नहीं कर सकता, वो किराए पर ही चढ़ाए। ओके, और खुद को ना चढ़ाए ऑब्वियसली। हाँ, जिसने उसको किराए पे दिया है, ठीक है, किराए उसने प्रॉपर्टी को किराए पे दे दिया किसी को, तो वो उसमें कुछ भी करे, वो बिजनेस कर रहा है, वो प्रोफेशन कर रहा है, रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से व्हाटएवर, लेकिन असेसी अपने खुद के बिजनेस के लिए उसे इस्तेमाल ना करे। ये बेसिकली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन होता है दोस्तों। ओके, डन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके अलावा ये कुछ सिंपल से केसेस आप याद रखिएगा कि अगर मान लीजिए ओनर अपने ही एम्प्लॉइज को किराए पे चढ़ा देता है, मतलब एम्प्लॉइज को किराए पे नहीं चढ़ा देता, प्रॉपर्टी जो है वो एम्प्लॉइज को किराए पे दे देता रहने के लिए, या फिर गवर्नमेंट एजेंसीज को देता है, या अपनी एंसिलरी यूनिट्स को देता है। इन सभी केसेस में, तमाम केसेस में जो भी इनकम उसकी होगी वो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगी, वो हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल नहीं होगी। समझ लेते हैं एक बारी। अगर मैं बात करूं लेटिंग आउट टू एम्प्लॉइज, भाई ये मालिक है एम्प्लॉयर और ये है आपका एम्प्लॉई। ओके, अब सीधी सी बात है, बाकी सब चीजें चल रही थी किराए वगैरह पे, सैलरी वगैरह एम्प्लॉइज को दी जा रही थी। अब एम्प्लॉइज बहुत दूर से आते थे, उन्होंने देखा कुछ एम्प्लॉइज बहुत दूर से आ रहे हैं, उन्होंने बोला काम करिए, मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है, इसको रेंट पे ले लीजिए आप, है ना, आपको ऑफिस के पास ही है, आने जाने में आसानी होगी। एम्प्लॉइज ने वो प्रॉपर्टी किराए पे ले ली और उसका किराया देने लग गए एम्प्लॉयर को। ओके, बराबर। ऐसे केस में जो एम्प्लॉयर जो भी रेंट कमा रहा है ना, अब कायदे से तो हाउस प्रॉपर्टी लीगल तरीके से दिया गया, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये जो इनकम कमाई गई है पीजीबीपी के हेड के अंदर ही आएगी, एम्प्लॉयर के लिए। ठीक है, सैलरी से कंफ्यूज मत करना, सैलरी तो एम्प्लॉय के लिए होती है। जो भी एम्प्लॉयर ने कमाई करी है वो उसके बिजनेस की इनकम मानी जाएगी। क्यों? अगर वो एम्प्लॉय नहीं होते तो शायद उनको वो किराए पर नहीं देता, है ना, वो तो इसलिए दिया कि भाई ठीक है, और दूर से आते हैं, ऑफिस के पास रहेंगे, टाइम से पहुंचेंगे, जल्दी काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, तो इट इज द बेनिफिट ऑफ बिजनेस, तो पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा।
गवर्नमेंट एजेंसीज को अगर कुछ जा रहा है तो डेफिनेटली वो भी बीजीबीपी के अंदर आएगा। और एंसिलरी यूनिट होती है कि अपने ही बिजनेस की जो बाकी सपोर्टिंग यूनिट्स होती हैं। मान लीजिए आप एक बिल्डर हो, तो सीधी सी बात है जो सीमेंट वाले हैं, जो सरिया वाले हैं, जो वुडन वाले हैं, जो टाइल्स वाले हैं, ये सब आपके एंसिलरी हैं। आपने इनको किराए पे चढ़ा दिया, इनको प्रॉपर्टी किराए पे चढ़ा दी, स्टिल इट विल टैक्सेबल टू द पीजीबीपी, क्योंकि जो भी ट्रांजैक्शन आप यहां पे कर रहे हो ना, वो आपका सिंपली आपके बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। तो बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है तो पीजीबीपी में जाओ, हाउस प्रॉपर्टी में क्यों आ रहे हो? ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट। हाँ, तो अभी तक की हमने मेन प्रोविजन क्या पढ़ा सर? हमने सेक्शन 22 में अगर हम ध्यान दें तो 3 चीजें हमने डिस्कस कर ली। अगर ये 3 चीजें क्वालिफाई होंगी तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल, हाउस प्रॉपर्टी हेड जो है वो अप्लाई होगा। सबसे पहला है लैंड एंड बिल्डिंग। ओके, दोनों का होना जरूरी है। असेसी का ओनर होना बहुत जरूरी है, वो प्रॉपर्टी का ओनर हो। ओनर है तभी लेटिंग आपका एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज वो सब लेटिंग कैटेगरी में आ जाएगा। और फाइनली जो सेल्फ बिजनेस, सेल्फ वर्ड में लगा देता हूं, आसान रहेगा समझने के लिए, अपने बिजनेस में प्रॉपर्टी का यूज ना हो। आपने किसी और को दिया, वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में इस्तेमाल कर रहा है, वो उसकी मर्जी है, लेकिन अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल अगर कर रहा है तो फिर वो पीजीबीपी के हिसाब से ही टैक्सेबल होगा। ओके, तो ये सेक्शन 22 हमें हाउस प्रॉपर्टी की एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताता है। इसके बाद 2 छोटे छोटे केसेस समझ लेते हैं, और इन दोनों केसेस में और ज्यादा क्लैरिटी आएगी जब हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद फिर अपना कंप्यूटेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले है हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन स्टॉक इन ट्रेड। एसआईटी इज व्हाट? स्टॉक इन ट्रेड, याद रखिएगा, स्टॉक इन ट्रेड। अब जो स्टॉक इन ट्रेड है वो तो बेसिकली बिजनेस का होता है, उनका स्टॉक होता है ना। आप इतनी सारी अकाउंटिंग करते हैं तो हमेशा बैलेंस शीट में वो स्टॉक घुमा फिर के दिख ही जाता है, तो वो स्टॉक क्या है? दैट इज स्टॉक इन ट्रेड, जिसका बिजनेस करते हो। हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज एन स्टॉक इन ट्रेड, भाई कमाल है, हाउस प्रॉपर्टी एज एन स्टॉक, ये कौन है भाई? तो ऑब्वियसली दोस्तों ये बिल्डर ही होंगे, ये बिल्डर ही होंगे। मान लीजिए ये एक बिल्डर ने बिल्डिंग बनाई, और इस बिल्डर ने इस प्रॉपर्टी में ये 10 यूनिट जो है, टोटल यूनिट जो है वो बनाई। ओके, अब क्या हुआ कि ये सारी की सारी जो यूनिट्स हैं, मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूं, ये वाली 6 यूनिट जो हैं वो सोल्ड हो गई, ये सारी की सारी क्या हो गई? सोल्ड हो गई। अब ये जो आपकी 4 यूनिट्स हैं, 4 यूनिट्स हैं, ये अनसोल्ड है। जो 4 यूनिट्स हैं वो क्या है? अनसोल्ड है। अब ये बिक नहीं रही, ये बिजनेस वाला परेशान है भैया। उसने सोचा कि भाई ऐसा है, एक काम करें, जब ये बिकेंगी ठीक है, इतने तो इनसे कुछ कमाई करी जाए। तो भाई साहब ने क्या करा? इनको रेंट पे चढ़ा दिया, इन 4 यूनिट को, 4 यूनिट का 2 यूनिट को, जितनी भी हो सकती है, मैं चारों एज्यूम करके चल रहा हूं, 4 यूनिट को इन्होंने किराए पे चढ़ा दिया। तो जब आपने इन 4 यूनिट को लेट आउट करा और उस लेट आउट से आपने कोई भी रेंट जनरेट करा है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के हिसाब से टैक्सेबल होगा, वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा। ओके, ये स्पेशली स्पेसिफाइड है और इसको हाउस प्रॉपर्टी मान के ही चलना है। इसको पीजीबीपी भी मान सकते थे या मानना चाहिए, आपके थॉट इस पर होंगे, लेकिन इसका कारण मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता, वो थोड़ा फिर करप्शन और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट सबकी खिचड़ी बन जाएगी। तो बेटर है हम उसको अवॉइड करें, उस चीज में ना फंसे। हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि ये हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी, बराबर। अच्छा देखिए, अब हुआ क्या, इस भाई साहब ने ये 6 यूनिट बेच दी, 4 यूनिट अनसोल्ड थी, 4 यूनिट जो है उन्होंने रेंट पर चढ़ा दी, और रेंट अगर कमाएंगे तो इनकम होगी और वो हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। अब टैक्स देना किसी को पसंद नहीं है, कह रहा जी क्यों दें, है ना, ये तो वैसे भी बिल्डर तो इधर उधर पैसा घुमा ही देते हैं, कि क्यों टैक्स देना। इसने किराए पे चढ़ाया ना नहीं चढ़ाया, ये कह रहा है कि जी ये 4 प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ ही नहीं रही। एक्चुअल में जो भी हो रहा हो, कायदे रियल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, इसने क्या बोला कि ये 4 प्रॉपर्टी किराए पर चढ़ ही नहीं रही है। अरे भैया सरकार की कमाल हो गई, ना तेरी बिक पा रही है ना तो किराए पे चढ़ा पा रहा है। तो सरकार ने एक नियम बना दिया, नियम यह बना दिया कि भाई अगर तू कह रहा है ना कि ये किराए पर नहीं चढ़ रही हैं, हम फिर भी ये मानेंगे कि ये किराए पर है और उस किराए पर तेरे को टैक्स देना ही पड़ेगा। जबरदस्ती फंसा लिया कि भैया या तो बेच या सच्ची में इनको किराए पर चढ़ा और हमें टैक्स दे। तू बोल रहा है खाली पड़ी है, सालों बीत गए
और ना तो तेरी किराए पे चढ़ रही है ना तेरी बिक रही, तो कर क्या रहा है तो इनका, तो हम इसको मानेंगे कि किराए पर ही चढ़ाई गई हैं और वो रेंट जो है एज्यूम्ड रेंट, जो एज्यूम्ड रेंट क्या होता है अभी आगे पता चल जाएगा आपको कंप्यूटेशन में, उसके ऊपर टैक्स देना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें एक पॉइंट है, देखिए मान लीजिए ये जो बिल्डिंग है ये बनकर तैयार हो गई, मैं एक डेट एज्यूम कर रहा हूं, कुछ भी थोड़ा पीछे की एज्यूम कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल 12/12/2021 यानी कि दिसंबर 2021। ओके, इस डेट पर यह पर्टिकुलर बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। एक पर्टिकुलर डेट पर बिल्डिंग तैयार हो गई, यह कैसे पता चलता है? जब वहां की अथॉरिटी की तरफ से, एरिया की अथॉरिटी की तरफ से सीसी मिल जाता है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन, कि प्रॉपर्टी आपके बनके तैयार हो गई है। आपने अक्सर ये वर्ड सुना भी होगा कि दैट इज कंप्लीटेड। ओके, ये साल कब खत्म हो रहा है? अच्छा, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो है वो मिल गया, उसके बाद ही बिल्डिंग फर्निश्ड होकर बिकना शुरू होती है। ठीक है, इस डेट से पहले तो क्या ही बिकेंगी, मतलब बिक गई होंगी पहले। द थिंग इज के रहना लोगों ने शुरू करा और मूव हो गए, वटएवर जो भी है। ये ईयर कब खत्म हो रहा है? सर ये ईयर खत्म हो रहा है 31/3/2022 को। इस पर्टिकुलर डेट पर ये आपका खत्म हो गया, 31/3/2022 पे ईयर हमारा खत्म हो गया, फाइनेंशियल ईयर। अब वही सिलसिला शुरू हो गया, 6 फ्लैट बिक गए, 4 नहीं बिके, और कह रहा है कि ये किराए पर भी नहीं चढ़ रहे हैं। सरकार ने बोला जिस डेट पर आपका कंप्लीशन सर्टिफिकेट आया है और वो फाइनेंशियल ईयर जब खत्म हो रहा है, यानी कि ऑटोमेटिकली 31 मार्च, यहां से 2 साल ले ले, हम तेरे नखरे सहेंगे, हम तेरे नखरे सहेंगे 2 साल तक। अगर 2 साल तक तू कह रहा है ना कि प्रॉपर्टी किराए पे नहीं चढ़ी और बिक भी नहीं रही है, अनसोल्ड स्टॉक की बात हो रही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मौज ले तू 2 साल तक। लेकिन 2 साल के बाद, इसके बाद आपका जो डीम्ड रेंट है वो माना जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी नहीं बिकी, आपके फ्लैट्स नहीं बिके, तो सीधी सी बात है, और आप कह रहे हो कि किराए पर भी नहीं चढ़ रहे, आप कह रहे हो किराए पर भी नहीं चढ़ रहे, हम नहीं मानेंगे उस चीज को। हम आपका अप्रैल 2024 से हम ये मान के चलेंगे कि प्रॉपर्टी किराए पर है और उस एज्यूम्ड रेंट पर, उस डीम्ड रेंट पर, उस एक्सपेक्टेड रेंट पर आपको टैक्स देना ही देना पड़ेगा। दैट्स द कंडीशन फॉर स्टॉक इन ट्रेड। दोस्तों यहां पे हमारा पॉइंट आ जाता है, अगर हाउस प्रॉपर्टी ऐसा, ठीक है व्हाटएवर जो भी है, हाउस प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड एनुअल वैल्यू nil for 2 years, nil for 2 years from the end of financial year in which completion certificate is obtained from competing authority, if such property is not let out for during the such period। ठीक है, क्लियर? उसके बाद अगर कुछ भी कमाएगा तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा 2 साल के लिए, बस उसका माफ है। बराबर जी, समझ आ गया? चलिए, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, रेंटल इनकम अर्न बाय असेसी एंगेज इन बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट, ठीक है, वो पीजीबीपी के अंदर ही आएगी। समझ लीजिएगा, अगर किसी आदमी का बिजनेस ही किराए पे चढ़ाने का है तो ऊपर वाले केस में भी पीजीबीपी में टैक्सेबल होगा। अदरवाइज नॉर्मल बिल्डर था, बनाकर बेचता था, किराए पर नहीं चढ़ाता था, तो हाउस प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट का क्या प्रोविजन है? अगर हम ध्यान दें तो एक फ्लैट है, उसको किराए पे चढ़ाया जाता है, कितना? 20,000 रुपया। ओके, एज्यूम कर लेते हैं। अब जो ओनर है, जो मालिक है, उसने बेसिकली क्या करा, उसने बोला कि चलो इसमें आपका एक एसी लगा देते हैं, इसमें एक आपका जो बेड है वो लगा देते हैं, किचन थोड़ी सी एसेट्स में उसमें मॉड्यूलर किचन बना देते हैं। तो उसने खर्चा वर्चा करा और किराया जो है वो 20,000 के बदले मान लीजिए 30,000 रुपये मांगता है एडिशनली। ओके, तो अगर कायदे से देखा जाए तो हाउस प्लस सर्विसेज बराबर, हाउस के थे 20,000 और एडिशनल सर्विसेज के 10,000। ओके सर, अब हम इसको टैक्सेबल कैसे करेंगे? सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से समझने के लिए, जो ये 20,000 है ये हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आएगा और जो सर्विसेज हैं वो अदर सोर्सेज के अंडर आएंगी। फिलहाल अभी इसमें एक ट्विस्ट और होगा, वो बताता हूं अभी। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी या अदर सोर्सेज, ठीक है, एंड अदर सोर्सेज। जो रेंट था वो कायदे से हाउस प्रॉपर्टी है, बाकी अदर सर्विसेज का जो है वो अदर सोर्सेज वाले हेड में जाएगा। ओके, अब इस सिचुएशन में अदर एसेट्स जो भी कुछ इंक्लूड होंगी
वो सारी सारी सर्विसेज, सिक्योरिटी, बैकअप, पावर बैकअप वगैरह, वो सब अदर सोर्सेज की कैटेगरी में जाती हैं। ओके, लेकिन कई बारी क्या होता है, ये तो मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन कई बारी जो प्रॉपर्टी हैं वो इस तरीके से किराए पर चढ़ाई जाती हैं और उनमें एसेट्स को इस तरीके से अटैच किया जाता है कि वो सेपरेबल नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी ने एक बिल्डिंग किराए पर दे दी, पूरी की पूरी बिल्डिंग किराए पे दे दी। ओके, उसमें उसने बाकी सारी अदर सर्विसेज अटैच करके दी, उसने ऑफिसेज बना दिए, उसमें सीट्स को प्रॉपर्ली डिजाइन कर दी, जैसे मूवी हॉल में आप देखते हो। मूवी हॉल इज ऑल्सो हाउस प्रॉपर्टी ना, हाउस प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग है। ओके, और उसमें उसने जो सीट्स वगैरह है प्रॉपर्ली लगाई हैं, स्क्रीन लगाई हैं। अब कल को कोई किराए पे ले ले, मान लो वो कह जी चेयर हटा दो, चेयर नहीं चाहिए, हम अपने बंदों को नीचे जमीन पे बैठाएंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, तो भाई वो पॉसिबल थोड़ी ना है, वो सेपरेट थोड़ी ना हो पाएगा। उसने जो भी एसेट्स अटैच करी हैं वो सेपरेबल नहीं है। तो बेसिकली दो केस यहां पर एग्जिस्ट हो जाते हैं, दो केस आ जाते हैं। एक तो सेपरेबल जब आप सेपरेट कर सकते हो, जो हमने एग्जांपल स्टार्टिंग में लिया, फर्नीचर लगा दिया, थोड़ा मॉड्यूलर किचन लगा दिया, फ्रिज वगैरह दे दिया, सेपरेबल कंडीशन, एसी भी हटी जाता है आसानी से, दैट इज सेपरेबल। लेकिन नॉट सेपरेबल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया किस चीज का, मूवी हॉल का, मैंने एग्जाम्पल आपका एक और मान लीजिए जैसे स्टेडियम्स का होता है, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए होटल्स में भी ऐसा होता है। तो ये सारी एसेट सेपरेट नहीं हो सकती। तो अगर सेपरेबल है तो जो मैंने बताया था वही ट्रीटमेंट है हाउस प्रॉपर्टी की। हाउस प्रॉपर्टी में अदर आपकी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज या पीजीबीपी, किस में भी जा सकती है। रेगुलर बिजनेस है उसका ये तो पीजीबीपी, नॉर्मल केस है तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो हाउस प्रॉपर्टी का कोई लेना देना नहीं है, फिर कोई लेना देना नहीं है, वो सारा का सारा आपका पीजीबीपी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा केस आपको यहां पर याद रखना होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अभी तक जो हमने पढ़ा एक बार उसको ओवरव्यू कर लेते हैं शांत मन से। हमने क्या पढ़ा यहाँ पे सर, सिंपली बहुत ही आसान शब्दों में हमने क्या डिस्कस करा कि पहला तो कि भाई हाउस प्रॉपर्टी क्या है, तो लैंड एंड बिल्डिंग असेसी ओनर होना चाहिए और अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, जिसको दी है वो कुछ भी करे, तो हाउस प्रॉपर्टी क्वालिफाई हो गया। हमने स्टॉक इन ट्रेड वाला प्रोविजन पढ़ा कि अगर मान लीजिए किराया, अगर प्रॉपर्टी खाली थी नहीं बिक रही, किराए पे चढ़ा दिया तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है। हाँ, वो कहे जी किराए पे नहीं चढ़ रही तो 2 साल की माफी मिलती है, 2 साल के बाद उसको डीम्ड लेट आउट मान लिया जाता है। ओके, और जो कंपोजिट रेंट है, कंपोजिट रेंट मतलब जो एडिशनल सर्विसेज का रेंट है, तो सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी अलग, अदर सोर्सेज अलग, और सेपरेबल नहीं है अगर एसेट्स तो हाउस प्रॉपर्टी का फिर कोई लेना देना ही नहीं। ओके जी, अब बात आती है कि सर हम बात तो कर रहे हैं इतनी देर से कि रेंट पे टैक्स लगेगा, रेंट पे टैक्स लगेगा, तो रेंट आया क्या सीधा का सीधा उसी पे टैक्स लग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। एक कंप्यूटेशन का पूरा प्रोसेस है, हम वो फॉलो करेंगे और उसके हिसाब से फिर हमें हाउस प्रॉपर्टी की इनकम टैक्सेबल करनी है। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल स्टेज में हमें कैलकुलेट करना होगा GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, सबसे पहले हम, ये आप नीचे हेडिंग भी देख रहे हैं, सेक्शन 23, जैसे मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सेक्शन 23 में हम GAV कैलकुलेट करना सीखेंगे। इसको थोड़ी देर में हम शुरू करते हैं। ओके, इस फॉर्मेट में पुट करा जाएगा। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के बाद उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस जो हैं उस प्रॉपर्टी के, जो भी ओनर ने पे करे हैं उनको माइनस करा जाता है। म्युनिसिपल टैक्स बेसिकली हर एरिया की एक म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, आप जानते होंगे, तो उनको सीवरेज वाटर टैक्सेस के आधार पर कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस पे करे जाते हैं। तो वो अगर दे रखे हैं और पेड, याद रखिएगा अगर पे हो, ड्यू नहीं, पेड बाय ओनर स्पेशली, वो माइनस हो जाएगा। ओके, इसको माइनस करने के बाद आ जाती है नेट एनुअल वैल्यू। तो कायदे से इस पर टैक्स लग जाना चाहिए नेट एनुअल वैल्यू पर, लेकिन सरकार इसके बाद 2 बेनिफिट देती है डिडक्शंस के। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दैट इज 30% ऑफ NAV। मतलब मान लीजिए अगर NAV ये आपका 100 रुपए आया है तो इमीडिएटली गवर्नमेंट कहती है सीधा 30 रुपए घटा लीजिए, 30 रुपए का बिल्कुल बाउंडेशन दे दिया, घटा लो। ये बेसिकली 30% खर्चों के हैं। लोग कहते हैं जी हमने 100 रुपए तो कमाए, लेकिन हमारा टाइलों का खर्चा हो गया, हमारे पेंट का खर्चा हो गया, और पुराना किराएदार जो टोटी निकाल के ले गया, उसको हमने दोबारा लगाना पड़ा, तो खर्चे बहुत हो रहे हैं। तो सरकार कह रही है अब हम तुम्हारी टोटी का, हम तुम्हारे टाइल्स का, पेंट का खर्चा कब तक जज करते रहेंगे? तो सरकार ने बोला 30% माइनस कर दो, 30% सीधा माइनस कर दीजिए, दैट्स इट।
और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए अगर इस हाउस प्रॉपर्टी को बनाने के लिए आपने लोन लिया हुआ है तो उस लोन का जो इंटरेस्ट है वो आपका यहां से माइनस होगा। ओके, एंड उसके बाद जो भी अमाउंट हमारा यहां पर आता है दैट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ठीक है जी, चलिए वंडरफुल, आगे बढ़ते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो मुद्दा अगर हम देखें ना अपने पूरे फॉर्मेट में दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी में, तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू और ये इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल सिर्फ इनका मेन खर्चा होता है। इनकी मेन कंप्यूटेशन होती है। ये कंप्यूट अगर हमने सीख लिया तो पूरी हाउस प्रॉपर्टी कवर होगी, बड़ी आसानी से कवर हो जाएगी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकलेगी, तो ध्यान दीजिए, पहली बात हमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू 4 केसेस में सीखनी है। मतलब हाउस प्रॉपर्टी के 4 अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। सबसे पहला केस है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर। एक तो ये वाला केस है लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, प्रॉपर्टी पूरे साल भर किराए पर रही तो जीएवी कैसे निकालेंगे। दूसरा है पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट। तीसरा है पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। ओके, इन दोनों को समझिए, पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट, पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। पार्टली लेट आउट, पार्टली वैकेंट मतलब जैसे 12 महीने, ओके, 8 महीने किराए पे रहा और 4 महीने खाली रहा। खाली मतलब खाली, ताला लगा हुआ है, ओके। लेकिन इस वाले केस में पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, 8 महीने किराए पे रहा, 4 महीने मालिक खुद रहता है, दैट इज सेल्फ ऑक्यूपेशन। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैकेंसी एंड सेल्फ ऑक्यूपेशन। वैकेंसी में ताला लगा हुआ है, कोई नहीं रह रहा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड में मालिक खुद रहता है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, फोर्थ पॉइंट, तो ये हमारा जाता है सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर ईयर, फॉर थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये अपोजिट हो गया, ये पूरे साल भर किराए पर था, ये पूरे साल भर सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये खुद ही ओनर रह रहा है। तो ये बहुत सिंपल हो जाता है, कैलकुलेट करना आसान हो जाता है। सबसे पहले केस की तरफ बढ़ते हैं। आइए हेडिंग डालिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, जैसे भी कर रहे हैं। लेट आउट थ्रू आउट द ईयर, लेट आउट थ्रू आउट द ईयर सबसे आसान। जीएवी कैसे निकलेगी, ठीक है, कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी इन द फर्स्ट केस, बराबर। चलिए, सिंपल सी कैलकुलेशन आपने करनी है, फ्लो चार्ट जो मैं बना रहा हूं उसी को बना के चलिएगा। सबसे पहले कंपेयर करिएगा फेयर रेंट और एक्सपेक्टेड रेंट को, फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू को। फेयर रेंट एंड म्युनिसिपल वैल्यू, इन दो चीजों को कंपेयर करिएगा। इन दोनों में से जो हायर है उसे आगे ले जाइएगा, ओके। फेयर रेंट बेसिकली जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज होती हैं वो जज करती हैं कितना रेंट होना चाहिए इस प्रॉपर्टी का। म्युनिसिपल वैल्यू म्युनिसिपल अथॉरिटी जज करती है। इन दोनों में से जो हायर वैल्यू होगी वो आगे जाएगी, ठीक है। अब इस पर इनका की जजमेंट कैसे होती है वो अब इसमें फास्ट फॉरवर्ड वाले में पॉसिबल नहीं हो पाता, वो हमारी मेन क्लासेस में होता है दोस्तों। तो इसको भी फिलहाल डायरेक्टली समझ के चलेंगे। इस चीज को कंपेयर करा जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ, ओके। इन दोनों में से जो वैल्यू लोअर होगी वो आगे जाएगी। स्टैंडर्ड रेंट बेसिकली कंपेयर, ये डिटरमाइन होता है हमारे कंट्री के रेंट कंट्रोल एक्ट के आधार पर, ओके, वो आगे जाएगा। एंड फाइनली एट द एंड इस चीज को कंपेयर करा जाएगा एक्चुअल रेंट के साथ। क्वेश्चन में गिवन होगा कायदे में जो एक्चुअल रेंट है, और इन दोनों में से जो हायर वैल्यू है वो आगे जाएगी, और दैट विल बी द जीएवी ऑफ द क्वेश्चन, दैट विल बी द जीएवी, ओके। तो 3 स्टेप याद रखने हैं। फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से हायर वैल्यू आगे जाएगी, उस वैल्यू को स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर लोअर वैल्यू आगे जाएगी। ये जो है ना, इसको एक्सपेक्टेड रेंट कहा जाता है। एक्सपेक्टेड रेंट कि भाई ये प्रॉपर्टी इतना तो कमा ले, लेकिन जजमेंट तो चल रही है। इनकम टैक्स वाले एक्चुअल में थोड़ी ना रहते हैं उस प्रॉपर्टी में, ना म्युनिसिपल अथॉरिटी रहती है, ना रेंट कंट्रोल वाले रहते हैं।
तो ये सब एक्सपेक्टेशंस चल रहे हैं कि इतना तो टैक्स लगना चाहिए, इतने वाली इनकम पर टैक्स लगना चाहिए, और फाइनली एक्सपेक्टेड को एक्चुअल रेंट के साथ कंपेयर करा जाता है। द हायर वैल्यू विल बी क्वालिफाई एज द जीएवी। ओके, आइए इसका न्यूमेरिकल कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सेकंड पॉइंट पर जाएंगे। ये सारे केसेस मैंने लिखे हुए हैं अलग अलग, आप बाद में इसको चाहे तो रीड कर सकते हैं। आइए जरा इसको हम कंपेयर करें। यहाँ पे कई सारे एग्जांपल्स हैं, 5 घरों के एग्जांपल हैं। जयश्री जी हैं, जयश्री जी के पास ये अलग अलग केसेस हैं। हमें जो है हाउस प्रॉपर्टी जो है, हाउस प्रॉपर्टी के लिए जो जीएवी है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, सो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्सपेक्टेड एक्चुअल रेंट, और आपका ये सब हमें कंपेयर करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, सर इन दोनों में से कौन ज्यादा है? सर फेयर रेंट ज्यादा है। ओके, फेयर रेंट को कंपेयर करा जाएगा स्टैंडर्ड रेंट के साथ। सर वो तो इसमें अवेलेबल ही नहीं है। ओके, इसमें अवेलेबल ही नहीं है, तो फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। ओके, एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। चार्ट के हिसाब से कर लेना। एक्चुअल रेंट कितना है? सर 72 है। दोनों में से हायर कौन? सर 90, तो 90 इज द जीएवी। 90 हो जाएगी आपकी जीएवी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका क्वेश्चन दोबारा से ये कराऊं क्या? चलो ये एक पल आप फॉर्मेट के हिसाब से कर लेते हैं। आपने म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट इन दोनों को कंपेयर करा, 80 90, दोनों में से कौन आगे गया? सर हायर, एच 90 आगे गया। हम इसको कंपेयर करते थे स्टैंडर्ड रेंट के साथ, स्टैंडर्ड रेंट है ही नहीं, इन दोनों में से लोअर आगे जाता था, तो 90 ही आगे गया, क्योंकि वो कंपैरिजन के लिए कुछ था ही नहीं, जीरो मत मान लेना। एक्चुअल रेंट था सर 72, इन दोनों में से हायर आगे जाती है तो 90 इज द जीएवी इन द वेरी फर्स्ट केस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड वाले में म्युनिसिपल वैल्यू 55 है, फेयर रेंट 60 है। सर 60 ज्यादा हो गया, 60 ज्यादा हो गया। हाँ जी सर, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर कर लेते हैं। 60 हमारा हाईएस्ट था, 75 ज्यादा हो रहा है, तो लोअर वैल्यू चाहिए। वंस अगेन दिस इज आर ईआर, दैट इज आर ईआर, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट कितना है सर? 72। वंस अगेन दिस इज जीएवी, दैट इज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे वाले केस में म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट दोनों 65 है। ओके, तो कोई भी मान लो, इसको हमने कंपेयर करा स्टैंडर्ड रेंट के साथ। अरे ये तो ज्यादा निकल रहे हैं, हमें लोअर वैल्यू चाहिए होती है इनमें से, तो 58 इज एक्सपेक्टेड रेंट, 58 इज एक्सपेक्टेड रेंट। एंड एक्चुअल रेंट कितना है? सर एक्चुअल रेंट है 60, दोनों में से हायर वैल्यू लेंगे, इस बार 60,000 आर जीएवी। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउस 4 में आते हैं। म्युनिसिपल वैल्यू 24, फेयर रेंट 25, कौन ज्यादा है? सर आपका फेयर रेंट, वंस अगेन इट इज नॉट अवेलेबल, तो 25 हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट, और ये 30,000 है, दोनों में से हायर वैल्यू, दैट इज योर जीएवी। हाउस 5 में म्युनिसिपल वैल्यू 80, फेयर रेंट 75, कौन ज्यादा है? सर 80 ज्यादा है, 80 आगे चला गया। स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करा 78, अब लोअर माना जाएगा, सो ये आपका एक्सपेक्टेड रेंट हो गया, ये आपका एक्चुअल रेंट हो गया, दोनों में से हायर वैल्यू 78, दैट्स इट। इस तरीके से हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं हायर लोअर हायर, ये स्टेप याद रखेंगे, कभी भी लाइफ में गलती नहीं होगी इस वाले स्ट्रेट फॉरवर्ड केस में। ओके जी, तो पहला केस हमारा इसमें डन होता है। आइए दूसरे वाले पर आते हैं, दूसरे वाले केस पर। दूसरा वाला केस हमारा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल अगर मैं कहूं, हालांकि इजी है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर जो डिफिकल्टी है नॉर्मली इसी में ही है, बाकी तो सब इजी है। आइए इसको जरा देखते हैं, सेकंड वाले केस को देखा जाए। दूसरे वाले केस में देखो, जब हम पार्टली लेट आउट और पार्टली वैकेंट की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सपेक्टेड रेंट जो है, ईआर जो है, वो तो आपको वैसे ही निकालना है। म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट को कंपेयर करेंगे, हायर वैल्यू आगे जाएगी, स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करके लोअर वैल्यू आगे जाएगी, तो वो नॉर्मली निकालिएगा आप जैसे भी निकालते हैं। अब आपको करना क्या होगा, ध्यान देखिए, जो सेकंड आपका केस है उसमें 3 अलग अलग तरह की सिचुएशंस बनती हैं। आपको जस्ट ऑब्जर्व करना होगा और उसके हिसाब से जो आपका जीएवी है वो डिटरमाइन कर देना होगा। आपको यहां पर क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड रेंट लेना है ऑब्वियसली फुल ईयर का, ओके, और एक्चुअल रेंट लीजिएगा गिवन पीरियड का, बराबर। सिंपल, एक्चुअल एक्सपेक्टेड रेंट तो पूरे साल का निकलेगा। बस जैसे कि मान लीजिए मैं केस इसमें एज्यूम कर लेता हूं कि जो लेट आउट पीरियड है एल वो मैंने 10 मान लिया, ओके, और जो वैकेंट पीरियड है वी वो मैंने 2 मान लिया, ये हर केस में मान के चलेंगे, ओके। तो एक्सपेक्टेड रेंट आप पूरे साल का निकालिएगा, एआर तो 10 महीने का निकलेगा, जो भी मंथली रेंट होगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे,
और फाइनली उसके बाद फिर अगर हमारे पास इसमें यह नतीजा आता है कि हेयर अगर AR इज ग्रेटर देन ER, देयरफॉर GAV इज AR। आप AR को GAV मान लीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सा केस है। देखो, ER आपने 12 महीने का निकाला, AR आपने 10 महीने का निकाला, उसके बावजूद भी AR ज्यादा है तो सीधी सी बात है वही GAV होगा। हम वैसे भी हम हायर वैल्यू को ही लेते हैं, बराबर हो गया। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस आपने वंस अगेन जो AR है वो 12 महीने का लिया, फुल ईयर, राइट, ठीक है। ये हर केस में मान के चलेंगे। आपका लेट आउट 10 है, वैकेंसी आपका 2 महीने का है। ये आपने फुल ईयर का लिया और जो AR है वो आपने गिवन पीरियड का लिया, बराबर। क्लैरिटी आ गई इसमें। अब इस केस में इधर भी लिख लो, चलो, AR आपने फुल ईयर का लिया और AR आपने गिवन पीरियड का लिया, जो लेट आउट पीरियड है, ये भी कह सकते हैं। अब इन दोनों केस को समझिएगा। अगर AR ज्यादा है ER से तो GAV AR होगा। ये मसला तो सॉल्व हो गया, ये मसला सॉल्व हो गया। लेकिन अगर ER ज्यादा होता है AR से ड्यू टू वैकेंसी, ओके, इस केस में GAV AR होगा। और अगर ER होता है ज्यादा AR से, नॉट ड्यू टू वैकेंसी, उस कंडीशन में GAV ER माना जाएगा। ये पूरी की पूरी कंक्लूजन है। इसके अलावा और कुछ एक्स्ट्रा इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन सर ये चीजें हैं क्या, ये मसला है क्या, ये ड्यू टू वैकेंसी और नॉट ड्यू टू वैकेंसी क्या होगा? ध्यान दीजिए इसमें दोस्तों एक चीज ऐड करिएगा आप। मैं यहां पर पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ग्रीन पकड़ लेते हैं। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें, मान लीजिए जो एक्सपेक्टेड रेंट है पूरे साल का, जो ER है वो 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए है, ओके। जो AR था, एक्चुअल रेंट था, 10 महीने मान के चलेंगे, 10 महीने मान के चलेंगे। मान लीजिए जो आपका एक्चुअल रेंट है वो 9,000 रुपए पर मंथ था, 9,000 रुपए पर मंथ था, ओके। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिएगा। एक्सपेक्टेड रेंट पूरे साल का, अगर आपने वीडियो फास्ट करी हुई है तो स्लो कर लो वापस से। अब जल्दी जल्दी में देख रहे हो, वापस से स्लो कर लो। कहीं होता ना यूट्यूब में स्पीड बढ़ा के देख ले, जल्दी काम हो जाएगा। अभी स्लो कर लेना थोड़ी देर के लिए, ओके। 1 पे आ जाना, नॉर्मल स्पीड पे। एक्सपेक्टेड रेंट आपने निकाल के रखा हुआ जी 1 लाख रुपए। हाँ जी सर, इस बंदे ने अपने घर का जो रेंट था वो 9,000 रुपए प्रति माह का तय किया था, ओके, पर मंथ का तय किया था। अब हुआ क्या, इसकी प्रॉपर्टी क्योंकि 10 महीने किराए पर रही तो 90,000 रुपए कवर कर पाए। तो मैं ये बिल्कुल सही कहूंगा कि सर इस वाले केस में आपका ER जो है वो AR से कम रह गया, ज्यादा है, मतलब AR कम रह गया या ER ज्यादा हो गया, एक ही बात है। एक्सपेक्टेड रेंट 1 लाख हमारे AR से ज्यादा है, ओके। लेकिन दोस्तों जरा अब यहां पर इसकी नीयत चेक कर लेते हैं। 9,000 रुपए उसने मंथली रेंट तय किया था। अगर ये प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पर चढ़ी रहती, अगर ये प्रॉपर्टी 12 महीने किराए पर चढ़ी रहती तो 1,08,000 रुपए ये कमाता। ये एक्सपेक्टेड रेंट से भी ज्यादा कमाता और सरकार को ज्यादा टैक्स पे करने की कोशिश करता। तो इसकी नीयत सही थी, इसकी नीयत सही थी। लेकिन ये 1,08,000 रुपए की कहानी 90,000 पर आकर रुक गई, 90,000 पर आके रुक गई। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है साफ साफ वैकेंसी, कि भैया सोच बोला कि सर मैं तो बिल्कुल सही नीयत से चला था, लेकिन 2 महीने मेरे को किराएदार नहीं मिला तो मैं क्या करूं, इसीलिए मेरा AR कम रह गया और मैंने अपनी नीयत साफ रखी थी। तो सरकार ऐसे में कहती है कि एक भाई काम करते हैं, नॉर्मली हम 1 लाख और 90,000 इन दोनों में से ज्यादा होता है उस पर टैक्स लगाते हैं, लेकिन ये वैकेंसी का रीजन रहा, इसलिए चल तू हमें 90,000 पर ही टैक्स दे दे।
तू हमें 1,08,000, तेरी सोच थी ना वहां तक पहुंचूंगा, चल कोई बात नहीं, जहां तक पहुंचा वहां पर दे दे। ओके, तो दैट इज द ड्यू टू वैकेंसी। ओके, आगे अगर हम इसका दूसरा पहलू देखें, एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 रुपए, एक्सपेक्टेड रेंट 1,00,000 रुपए। ओके, मान लीजिए भाई ने 8,000 रुपए पर मंथ का किराया सोचा था, तो कितना मिला? 80,000, पूरे साल भर का 80,000। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रेंट इज ग्रेटर देन एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कम रह गया। अब 8,000 रुपए इसने किराया तय किया था, 8,000 रुपए, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 96,000 आ रहा है। मतलब यहां पर एआर कम रहा, ठीक है, लेकिन भाई तेरी तो नीयत भी साफ नहीं थी, तेरी तो नीयत भी साफ नहीं थी। अब इस सिचुएशन में सरकार कहती है कि भैया ठीक है, तेरा एआर ईआर से कम रह गया, 1-2 महीने खाली भी पड़ा रहा, पर अगर तू पूरे साल भर भी किराए पे चढ़ा देता तो भी तू ईआर से ज्यादा रेंट नहीं कमा पाता। क्यों? तूने कुछ घपला करने की सोची है, तूने रेंट ही इतना कम सोचा है, 96,000 तक ही तू पहुंच पाता। तो सरकार कहती है तो वो दया भावना जो है ना, हम यहां नहीं रखेंगे, ये वैकेंसी का रीजन नहीं है। और ऐसे केस में हम जीएवी एआर को ईआर को ही मानेंगे, एक्सपेक्टेड रेंट को ही मानेंगे। तो वैकेंसी वाले केस में दोस्तों ये 2 ऑब्जर्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। इसका एक और तरीका है, इसका एक और तरीका है करने का, आप चाहे तो इसको भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्टली मॉड्यूल वगैरह में इस तरीके से डायरेक्टली दिया होता है, लेकिन वो मेरे को थोड़ा रटने वाला लगता है। यहां पे लॉजिक हमने पूरा समझ लिया, अब चाहे वो टेक्निक आप लगा सकते हैं। आप इन केस ऑफ वैकेंसी, ठीक है, इन केस ऑफ वैकेंसी अगर होती है तो एआर लिख लीजिए जो गिवन होता है, एआर लिख लीजिए जो गिवन होता है। एक्सपेक्टेड रेंट आप पूरे साल का निकालोगे, एक्सपेक्टेड रेंट आप पूरे साल का निकालोगे, फुल ईयर का निकालोगे। फिर आप निकाल देना पीईआर, दैट इज प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। क्या है ये? प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट। जितने महीने का होगा तो आपको क्या करना है? फुल ईयर के ईआर को, फुल ईयर के ईआर को मल्टीप्लाई कर देना 10/12। ये 10 क्या? 10 मैंने हमारे एग्जांपल के हिसाब से कि 10 महीने हमने लेट आउट माना था। ओके, तो वो आ जाएगा हमारा, जो भी वैल्यू आ जाएगी। 9 महीने चढ़ेगा तो 9, 8 महीने चढ़ेगा तो वो आप करेंगे। अगर इस केस में अगर ईआर सॉरी प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट, अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कम रहता है एआर से तो जीएवी एआर मान ली जाती है। लेकिन अगर प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा रहता है एआर से तो ये खराब नियत वाला केस है। इस केस में जीएवी ईआर को मानते हैं, पीईआर को मत मान लेना, ईआर को मानते हैं। ओके, तो ये रटने वाला तरीका हो गया। लॉजिक अगर आपने वहां पे अप्लाई कर लिया, ये वाला केस अगर आपको समझ आ गया, मैंने दोनों केस आपको बता दिए, ठीक है। वैकेंसी में एआर गिवन होता है तो ईआर का आपने प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट कर लिया है, कुछ नहीं। वहां पर मैं एआर को फुल ईयर में ले जा रहा था, यहां पे आप ईआर को इस वाले केस में लेके आ रहे हो, ठीक है। लॉजिक वही लगेगा, वैकेंसी या नॉट ड्यू टू वैकेंसी, बराबर दोस्तों। तो ये केस हमारा कंप्लीट होता है। आइए इसका भी एक क्वेश्चन कर लिया जाए आगे। वैकेंसी तो सॉल्यूशन था, सॉरी माफ कीजिएगा। द प्रॉपर्टी लेट आउट रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, हाँ अनरियलाइज रेंट का भी एक क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले ना मैं एक काम करता हूँ, वैकेंसी, हाँ वैकेंसी वाला और अनरियलाइज रेंट एक साथ करा देता हूँ, फिर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, गगन जी हैं, गगन हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू इज ₹2,50,000, फेयर रेंट इज 2 लाख, स्टैंडर्ड रेंट इज 210। तो मैं इसको यहां पे ये लिख देता हूं, ये एक्सपेक्टेड रेंट हो गया। म्युनिसिपल वैल्यू 2.5 लाख है, फेयर रेंट 2 लाख है, तो 2.5 लाख आगे चला गया। स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो जो 210 है दोस्तों वो हमारा हो जाता है एक्सपेक्टेड रेंट। इसको मैंने ईआर लिख दिया। अब आगे की कहानी शुरू करते हैं। आगे की कहानी में अगर आप देखो, द प्रॉपर्टी was let out on a rent of 20,000 rupees per month. However, tenant vacant the property इस तारीख को, तो इसका मतलब 2 महीने का आपका वैकेंसी पीरियड आ गया। ओके, अनरियलाइज रेंट वाज 20,000। अरे बाप रे बाप, भाई को क्या नाम है 2 महीने 1 महीने का और किराया मिला भी नहीं, ठीक है। हमें जीएवी कैलकुलेट करनी है, हमें जीएवी कैलकुलेट करनी है। देखो इस केस में बड़ा सिंपल हो गया, जो आपका एक्सपेक्टेड रेंट है,
एक्सपेक्टेड रेंट है वो हमारा हो जाता है यहां पर सीधा सीधा अगर हम देखें तो 2,10,000 रुपए। ओके, अब जो एक्चुअल रेंट है वो हो जाता है हमारा 1,80,000 रुपए। डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, देखो 20,000 इंटू 10 2 लाख रुपए हो गया, लेकिन बेचारा एक महीने का मिला भी नहीं तो वो माइनस कर देते हैं, अनरियलाइज्ड रेंट माइनस कर देते हैं, 180 आ रहा है। ठीक है, हाँ लेकिन याद रखिएगा अनरियलाइज्ड रेंट माइनस करने की तभी परमिशन मिलती है जब आपने इसका कानूनी तौर पर कदम उठाए हो, रिकवरी का रिपोर्ट लिखाई हो कि भाई रेंट रिकवर नहीं हुआ, तो आपने अपनी तरफ से कोशिश करी हो, तब परमिशन उसकी मिलती है। हालांकि ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन नॉलेज के लिए आपको मालूम होना चाहिए। अब हेयर, अब कैसे भी करके देख लो इसको। अब यहां पर 20,000 रुपए महीने का रेंट था। 20,000 रुपए को अब अच्छा ओके 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 पहले ये लिख लो कि सर ईआर जो है ना वो ज्यादा है एआर से, ईआर जो है वो ज्यादा है एआर से। ठीक है, तो अगर मैं 20,000 रुपए को मल्टीप्लाई कर देता हूं 12 से तो 240, पूरे साल भर का 240 कमा लेता। नियत सही है, नियत सही है, तो 180 आपका रेंट हो जाएगा, 180 आपका 180 आपका जीएवी हो जाएगा। इस तरीके से सीधा सीधा आप कर सकते हैं। हाँ, प्रोपोर्शनेट वाले से करना कर लो। अगर मैं 210 को, ठीक है, 10 महीने के हिसाब से करूं, ठीक है, 10 महीने 10/12, तो जो भी वैल्यू निकल कर आएगी मेरी कम रहेगी। ठीक है, कायदे से देखा जाए तो 9 महीने का भी आप इसको कैलकुलेट 9 महीने से कर लेना, क्योंकि आपने 1 महीने का जो रेंट है वो कंसिडर करा है कि रिकवर नहीं हुआ, या बाद में भी माइनस कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये वाला तरीका बढ़िया है, इसी के हिसाब से चलो, दैट्स इट, सॉर्टेड रहता है, कंफ्यूजन दूर रहती है। ठीक है, चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। ये वाला केस आपका अनरियलाइज्ड रेंट वगैरह का है, करिएगा इसको। मैं तीसरे वाले केस पर आ रहा हूं। तीसरे वाले केस में अगर आप देखें तो हमारे सामने हेडिंग क्या है, पार्टली लेट आउट और पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड। इसका मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे हमने इसमें माना कि 10 महीने किराए पर रहा और 2 महीने खाली है। इसमें क्या है, 10 महीने किराए पे रहा और 2 महीने मालिक खुद रहता है। ओके, तो ये एग्जांपल हो सकता है। बहरहाल थर्ड वाले केस के 2 अलग अलग केसेस अराइज हो सकते हैं। एक तो है पीरियड वाइज और एक है एरिया वाइज। ओके, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो पीरियड वाइज का था। जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है वो किस चीज का है, वो पीरियड वाइज का है, 10 महीने किराए पर 2 महीने सेल्फ ऑक्यूपाइड। एरिया वाइज में जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग के 3 फ्लोर हैं, तो मालिक क्या करता है, 2 को किराए पे चढ़ा देता है और एक में खुद रहता है। तो ये क्या है कि 2/3 ऑफ द पोर्शन इज लेट आउट और 1/3 क्या है आपका, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इसकी भी ट्रीटमेंट हमें आनी चाहिए। 1 बाय 1 दोनों का देखते हैं। पीरियड वाइज बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो आप ऑलरेडी जान चुके हैं। एक्सपेक्टेड रेट की कैलकुलेशन आप फुल ईयर की करना और जो एक्चुअल रेंट है उसकी गिवन पीरियड की करना। ओके, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो जीएवी। इसके लिए कोई वो वैकेंसी और वो मन में द्वेष भावना और बदले की भावना, घपले वाली भावना, वो सब इसमें नहीं है जो हमने वैकेंसी में करा। सिंपली पीरियड वाइज है, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट दोनों को कंपेयर करना है, दैट्स इट। जो हाईएस्ट होगा वो जीएवी है। एआर गिवन पीरियड का रहेगा। इवन अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी लेट आउट रहती है किसके लिए, 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए भी, तो मान लो किसी का किराया 1 महीने का 20,000 रुपए बराबर, और सर एक्सपेक्टेड रेंट तो फिर वो पूरे साल का होगा, वो तो बहुत ज्यादा होगा, मान लो 2 लाख रुपए होगा। हाँ जी, उस केस में भी जीएवी 2 लाख ही माना जाएगा, 2 लाख पर टैक्स देना पड़ेगा। ओके, तो सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है, गवर्नमेंट का बड़ा भयंकर रूल है, बट है दोस्तों, अगर ये रूल नहीं बनाएंगे ना तो चोरों की भावना जो है ना वो और ज्यादा जाग जाएगी हाउस प्रॉपर्टी में। बट वो ऑब्वियसली अब यहाँ पे नहीं समझ सकते, बहुत लंबा केस है, वो मेन क्लासेस में ही होता है समझने का। फिलहाल अभी हमें यही रूल याद रखना है। बहरहाल जब हम एरिया वाइज में जाते हैं दोस्तों, तो एरिया वाइज में जो प्रॉपर्टी है ना वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक हमारी जो लेट आउट पोर्शन है और दूसरा हमारा सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है। तो ये बहुत सिंपल है। सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन में तो जो एनएवी है, नॉट इवन जीएवी, आप एनएवी सीधा निल पुट कर देंगे, उसकी कोई कंप्यूटेशन नहीं होगी। लेट आउट पोर्शन में वही ईआर और जो एआर है वही आपको लेने हैं। तो एक्सपेक्टेड रेंट जो है वो आपको लेट आउट पोर्शन का लेना है, वो आपको लेट आउट पोर्शन का ही लेना है। जैसे मैंने एग्जांपल में बोला ना कि 3 फ्लोर हैं और ये लेट आउट है, ये लेट आउट है, तो पूरी प्रॉपर्टी का अगर मान लीजिए 3 लाख रुपए का है एक्सपेक्टेड रेंट, तो आप 2 लाख से ही कंप्यूटेशन करेंगे। ठीक है, लेट आउट पोर्शन का लेंगे और फुल ईयर का लेंगे, पूरे साल भर का।
और एक्चुअल रेंट भी ऑब्वियसली लेट आउट पोर्शन का ही लिया जाएगा और ये गिवन पीरियड का लिया जाएगा, क्योंकि इसमें भी कई बार 1-2 महीने बोल देते हैं, कई बार के खाली है, हालांकि फुल ईयर का रहता है ये भी, बट जो भी केस होगा वो अप्लाई करेंगे, राइट। फोर्थ केस दोस्तों बहुत सिंपल है, सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर, इसमें एनएवी सीधा नील आ जाएगी, एनएवी हमारी सीधा नील पुट होगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जो हमारे रह गए थे उसको हम कर लेंगे, तो हमारी प्रैक्टिस भी इस कंप्यूटेशन की पूरी हो जाएगी। ये वो सारे केसेस हैं जो मैंने आपको कराए हैं, आप चाहे तो रीड कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने 3 करा था, 2 नहीं करा था, 2 को भी कर लेते हैं। तो आइए वन बाय वन सारे क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अमर हैज अ प्रॉपर्टी हुज म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 1.30, फेयर रेंट है सर 1.10 और स्टैंडर्ड रेंट है 1.20। तो सर ये 1.20 जो है ये हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। ओके, द प्रॉपर्टी लेट आउट 11,000 रुपए महीने के हिसाब से लेट आउट है, अनरियलाइज रेंट आपका 11,000 रुपए, हमें जीएवी निकालनी है। तो सर सबसे पहली बात, हमने जो ईआर है वो तो ऑलरेडी निकाल लिया है, वो कितना है सर हमारा, सर वो है, सॉरी माफ कीजिएगा, 1,10,000, 1,20,000, ठीक है। एक्चुअल रेंट हम कैसे निकालेंगे, एक्चुअल रेंट उसका महीने का रेंट 11,000 रुपए है, तो 11,000 इंटू 12 करना और उसके बाद फिर 11,000 माइनस करना, इस तरीके से करना। ओके, उसका रीजन वैसे तो कुछ नहीं है सर, अगर हम 11 का माइनस कर देते 11 से मल्टीप्लाई करके तो 121 वैसे भी आ ही जाता, बट दरअसल क्या है कि कई बार अनरियलाइज रेंट ना अलग वैल्यू में दिया होता है। मान लो इस क्वेश्चन में बोल देता 5,000 नहीं मिला, 15,000 नहीं मिला, 20,000 नहीं मिला, तो वो सेपरेटली बाद में माइनस करते हैं, तो वैसे ही मैंने कर लिया। ओके, दैट्स इट। दोनों में से हायर वैल्यू कौन है सर, 120 विल बी द जीएवी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 हम कर चुके थे, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। फाइंड आउट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू इन केस ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अलग अलग केसेस बता रखे हैं। अच्छा जी, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट दे रखा है पर एनम के हिसाब से, और अनरियलाइज्ड रेंट इन टर्म्स ऑफ मंथ दे रखे हैं अनरियलाइज्ड रेंट के। तो ये थोड़ी कंप्यूटेशन इसमें होगी, वैकेंसी वाला केस नहीं, तो इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे, क्योंकि अनरियलाइज्ड रेंट जस्ट आपको एक्चुअल रेंट से माइनस करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करिएगा, इसमें वैकेंसी वाला सिरदर्द नहीं होगा। हाँ, ये है वैकेंसी वाला, ये मैं करवाता हूँ एक बार, ये आपको 5 अलग अलग केसेस हैं। ओके, सो म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट और प्रॉपर्टी कितने महीने के लिए वैकेंट रही है। तो एक काम करते हैं, येलो से 5 केसेस का, येलो पेन से, येलो मार्क से सबका पहले ईआर निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, तो सर ये दोनों ज्यादा हैं तो ये 300 ही हो जाएगा। फेयर रेंट या उसमें से किसी में भी टिक लगा लो, ये दोनों आपके ज्यादा हैं पर ये स्टैंडर्ड रेंट तो बहुत ही कम है, तो यही हो जाएगा। ये 400 है, ये 750 है, ये बहुत कम है, यही हो जाएगा। ये 500 है, ये 180 है, तो हायर हुआ 500, बट ये 225 ये हो जाएगा। स्टैंडर्ड रेंट आ रहा ज्यादातर केसेस में। फिर 300, 200, 300 ज्यादा हो जाएगा, लेकिन स्टैंडर्ड रेंट से, अरे बाप रे, हर केस में यही आ रहा है, स्टैंडर्ड रेंट ही आ रहा है। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन करते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1 में जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो 300 हो गया। PER निकाल के रख लो अगर इस तरीके से कर रहे हो तो, सर 300 इंटू 11/12, एक महीना खाली है ना, तो 11/12, तो 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 11, सर 275। अगर मैं एक्चुअल रेंट की बात करूं तो एक्चुअल रेंट आपका 600 रुपए था। ओके, एक काम करता हूं ना, एक्चुअल रेंट ये भी पर एनम दे रखा है ना, तो पर मंथ का निकाल के मैं रख लेता हूं, आसान रहेगा। तो 600 डिवाइडेड बाय 12, 50 रुपए सर। देयरफॉर एक्चुअल रेंट रिसीवेबल जो कायदे से रहा वो कितना हुआ, 550। अरे सर ये तो बहुत ज्यादा चल रहा है अपना, ठीक है, दैट्स इट, क्लियर हो गया, खत्म। आपकी जो इसमें ये है यही जीएवी हो जाएगी, जीएवी इज 550, ठीक है। और नियत देख लो ना, 600 वैसे ही ज्यादा कमाने की है, वैसे ही क्लियर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सर नियत के हिसाब से करते तो कैसे, तो देखो एक्सपेक्टेड रेंट, फिर ये भूल जाओ, फिर ये अब यहां तक नोट हो गया, मैं जूम करके चल रहा हूं, तो मैं मान लो इसको यहां से हटा देता हूं, ये कंफ्यूजन हटा देता हूं। तो सर 500 रुपए पर मंथ, 500 को अगर इंटू 12, 50 रुपए पर मंथ, 50 को इंटू 12 करोगे तो 600 आ रहा है, तो नियत साफ थी इसकी, ईआर से ये बहुत ज्यादा है। ओके, खैर मैं ये इसको वापस से करेक्ट कर देता हूं।
हम इसको लिख के चलेंगे। चलो नेक्स्ट वाले केस में सर 180 है यार। अगले वाले केस का भी आसान आ रहा है, रेंट बहुत ज्यादा। मैं बढ़िया वाला केस कराता हूं। बढ़िया वाला केस इसमें है आपका हाउस 3 भी है, हाउस 4 भी है, 5 और 6 भी है। बाकी आपके बढ़िया है। हाउस 2 तो बहुत आसान है। हाउस 3 करते हैं, चलो हाउस 3 करते हैं। हाउस 3 में 280 आ गया हमारा, राइट। ओके, पहले नियत से कर लेते हैं। 280 एक्चुअल रेंट पर मंथ 300 है, यहां पर भी, यहां पे कितना 300 है, तो 25 रुपए पर मंथ था। 2 महीने की वैकेंसी के हिसाब से 250 रुपए, 250 रुपए मिलता पूरे साल का। पूरे साल मतलब 10 महीने, क्योंकि 2 महीने तो वैकेंट रहा। अब इस केस में जो ईआर है वो ज्यादा है किससे, एआरआर से। ओके, लेकिन अगर मैं 25 को इंटू 12 करूं 300 रुपए, तो भाई नियत तो साफ थी भाई की, नियत तो साफ, ये एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा कमाने की ही सोच रहा था। तो इस वाले केस में हमारी जीएवी 250 ही रहेगी, क्योंकि ईआर इज ग्रेटर देन एआर या एआर इज लेस देन ईआर ड्यू टू वैकेंसी, ड्यू टू वैकेंसी। और अगर आप प्रोपोर्शनेट एक्सपेक्टेड रेंट निकालते हो, यहां पे निकाल लेते हो 280 का 10/12, 280 का 10/12, 280 का डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 233 रुपए आ रहा है, 233। तो कम हो गया ना, एआरआर से कम हो गया, तो 250 आएगा वैसे भी। ओके, चलिए अगला केस करते हैं। हाउस 4 पे आ जाते हैं। हाउस 5 पे आ जाते हैं। हाउस 5 देख लीजिए। हाउस 5 भी वैसे क्लियरली हो जाएगा। ये आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट है 250 है, पूरे साल भर का एक्चुअल रेंट ही 216 है, तो नियत तो इसकी यहीं पता चल गई कि नियत बेकार ही थी। तो इस केस में सीधा सीधा आप लिख देंगे 250 आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन भी हो गया। अगले वाला क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक्स हाउस प्रॉपर्टी ओन करता है, म्युनिसिपल 2 लाख है, फेयर रेंट 180 है, स्टैंडर्ड रेंट, ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेंट हमारा कितना हो गया, 210 हो गया। इट इज लेट आउट थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, पूरे साल भर किराए पर रहा। रेंट 10,000 है और 12,000 उसके बाद हो गया। प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी एक्स वाई की। सिंपल। ये प्रॉपर्टी का केस वाला, डिफरेंस वाला, पूरे साल भर किराए पे रहा और 2 अलग अलग ओनर आ गए। तो 1 महीने के लिए 11 महीने की कैलकुलेशन करना, एक के लिए 1 महीने की, तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। टेनेंट वैकेंट द प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर द सेल्फ ऑक्यूपेशन, ये आ गया सेल्फ ऑक्यूपेशन वाला। इसको देखते हैं, आइए ध्यान दीजिए। श्रीमती राजलक्ष्मी ओन्स अ हाउस प्रॉपर्टी एट अद्यार इन चेन्नई। म्युनिसिपल वैल्यू प्रॉपर्टी की है 5 लाख रुपए, फेयर रेंट है 420 और स्टैंडर्ड रेंट है 480, तो 480 हमारा एक्सपेक्टेड रेंट हो जाता है। ओके, प्रॉपर्टी लेट आउट करी थी राजलक्ष्मी जी ने 50,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से अप टू दिसंबर 23। देयर आफ्टर प्रॉपर्टी खाली हो गई और वो सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर रही हैं। अब यहां पे कमाल की बात यह है कि जो रेंट है नवंबर और दिसंबर का वो रियलाइज भी नहीं कर पाई। बहरहाल इट इज द केस ऑफ पार्टली लेट आउट, पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, और वो भी पीरियड वाइज। तो पीरियड वाइज में तो मैंने सिंपल कंपैरिजन आपको बताई थी। इस केस में अगर हम देखें, हमारा एक्सपेक्टेड रेंट 480 है और भाई साहब का जो एक्चुअल रेंट है 50,000 इंटू, भाई साहब नहीं तो बहन जी होगी, 50,000 इंटू 9, 4.5 लाख, तो ये ऑलरेडी आ रहा है 4.5 लाख, और ऊपर से इन्होंने 1 लाख रुपए का रेंट रिकवर भी नहीं करा, तो 3.5 लाख हो गया। दोनों में से कौन ज्यादा है सर? 480, दैट्स इट, वो ज्यादा हो जाएगा। सिंपल कंपेयर करना होता है, यहां पे वो नियत वाला केस जो है हम अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ऑल द 3 हाउसेस सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम टू बी लेट आउट है, इसको हम अभी आगे करेंगे, अभी इसको स्टॉप करके चलेंगे वरना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी अभी से, बराबर। चलिए दैट्स इट। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में मैंने आपको बताया। म्युनिसिपल टैक्स याद रखिएगा, अगर एक्चुअल में पेड हुए हैं, बराबर पे हुए हैं, और सीधी सी बात है ओनर ने पे करे हैं तो ही उनके घटाने की परमिशन मिलती है। अगर पे नहीं करे, ड्यू है, टेनेंट से पे करवाए हैं, तो भी इसकी डिडक्शन रिसीव नहीं होती है दोस्तों। ठीक है, एनएवी आपका नील हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिडक्शंस की तरफ हम मूव करते हैं। तो यहां तक हमने
एनएवी वाला जो पोर्शन है दोस्तों हाउस प्रॉपर्टी में वाइंड अप कर लिया है। तो इसके चाहे तो यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेकर ना आप नॉर्मल क्वेश्चंस की कुछ प्रैक्टिस कर लीजिए, मॉड्यूल से या कहीं से भी अर्ली क्वेश्चंस की, आपको अच्छा अंदाजा उससे मिल जाएगा। क्योंकि अब बस हमें यहाँ पर डिडक्शंस करनी है, फिर मेजर कंटेंट हमारा डन। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द डिडक्शंस। ओके, डिडक्शंस में मैंने आपको बताया कि नेट एनुअल वैल्यू हमारी जो भी आती है उसमें से 2 डिडक्शंस मिलती हैं। ये जो कंप्यूटेशन हमने सारी की सारी अभी तक करी वो सब अंडर सेक्शन 23 थी। 23 इज कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी एंड एनएवी। ओके, तो जब भी आप वर्किंग नोट में निकाल के दिखाओगे ना कि एक्सपेक्टेड रेंट इतना है, एक्चुअल रेंट इतना है, माइनस हो गया, जो भी कुछ करोगे वहां पर एक हेडिंग डाल दीजिएगा वर्किंग नोट के स्टार्टिंग में, एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 23। उससे क्या होगा कि आपके आंसर में थोड़ा दम आ जाएगा कि भाई ठीक है, हम आंसर लिख रहे हैं, हर कोई सॉल्व कर रहा है, लेकिन सेक्शंस अगर आप मेंशन कर रहे हो तो एग्जामिनर पर इसका एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो ये चीज जरूर कर लीजिएगा। ठीक उसी तरह से जो डिडक्शंस हैं वो 24 के अंदर हैं। 2 हैं डिडक्शन, 24A 24B। 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन है, 24B इंटरेस्ट की है। तो 24A तो बहुत सिंपल हो गई, 30% ऑफ एनएवी, ऊपर जो भी अमाउंट आएगा उसका 30% माइनस कर देना है, दैट्स इट, काम खत्म, क्लियर। मेन जो हमारी कंप्यूटेशन है वो इंटरेस्ट की है। इंटरेस्ट की है कि इंटरेस्ट की हम डिडक्शन कैसे देंगे, करंट ईयर की, प्री कंस्ट्रक्शन की। तो आइए इसको मैं पूरा का पूरा आपको समझा देता हूं और उसके बाद लिमिट ऑन डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जरा इसको भी अच्छे तरीके से हम समझेंगे, ठीक है। बहरहाल मैं ऊपर वाला प्रोविजन में आपको बता देता हूं। मान लीजिए हाँ, मानने से पहले लोन कौन सा क्वालिफाई होगा, याद रखिएगा PCR5, याद रखने का सिंपल सा तरीका है R5। अगर ये इस तरीके का लोन लिया है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी। आपने लोन लिया और उसे इस्तेमाल करा किसी प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए। R5 रिपेयर के लिए आपका करा, आपने रीपरचेस के लिए करा, रीकंस्ट्रक्ट नहीं, रीपरचेस नहीं, आपने रिपेयर के लिए करा, रिकंस्ट्रक्शन के लिए करा, रिनोवेशन के लिए करा, रिन्यूअल के लिए करा और रिपेमेंट ऑफ लोन के लिए करा। ये 5 तरह के आर हैं, तो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो मैं सिंपल सा 2 क्वेश्चन बना रहा हूं, 2 क्वेश्चन में पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इंटरेस्ट का। वो 2 क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। मिस्टर ए took a loan in December 2020। सर आप तो पीछे चले गए, कोई बात नहीं। फॉर परचेज ऑब्लिक R5, कोई भी केस लगा लेना। मिस्टर ए टुक अ लोन इन दिसंबर 2020 फॉर परचेज और R5 फॉर ₹20 लाख एट द रेट ऑफ 9%, ठीक है। What will be the deduction? What will be the deduction for previous year 23-24 if whole loan is outstanding? अभी कुछ चुकाया ही नहीं है, सिर्फ ब्याज ही ब्याज जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, देखो दिसंबर 2020 में लोन लिया था, अब लोन 1 साल में तो खत्म हो नहीं जाता है, तो 20-21 में उन्होंने कुछ इंस्टॉलमेंट दी होंगी, कुछ अमाउंट गया होगा, उसका इंटरेस्ट चुकाया होगा, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी 20-21 में। उसके बाद 21-22 का ईयर आया, तब कुछ इंटरेस्ट चुकाया, उसकी मिल गई, हो गई आपका 21-22 में। फिर ऐसे ही 22-23 आया, ऐसे ही अब हमारा आ गया है 23-24। तो हमें तो सिर्फ 23-24 की डिडक्शन बतानी है कि 23-24 में कितनी डिडक्शन मिली। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें इंटरेस्ट की कंप्यूटेशन कैसे करोगे, इसने बोल दिया होल लोन इज आउटस्टैंडिंग, तो 20 लाख पर सीधा सीधा दैट्स इट आपका कितना 9% रुपए निकालेंगे पूरे साल भर के लिए, 12/12, तो 9% ही निकलेगा और 1,80,000 रुपए क्वालिफाई कर जाएगा आपके इंटरेस्ट के डिडक्शन के लिए। 1,80,000 आपका क्वालिफाई कर जाएगा आपके इंटरेस्ट की डिडक्शन के लिए, बराबर जी। हाँ जी सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, सीधा सीधा हो गया। तो अगली चीज इसमें इंटरेस्टिंग वाली चीज क्या आती है, अगर मान लीजिए बोल दे, जैसे मैंने बोला ना इफ होल लोन इज आउटस्टैंडिंग, मान लीजिए यहां पे लिखा होता 15 लाख इज आउटस्टैंडिंग, तो फिर आप 15 लाख ले लेते। इस हमें तो उतना इंटरेस्ट चाहिए ना जो इस साल का पे हुआ है। मान लीजिए 5 लाख का पे कर चुका है,
तो इस साल कितना इंटरेस्ट बनेगा 15 लाख पे, तो 15 लाख पे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए वो बोल देता कि दिसंबर 23 में उसने सारा का सारा लोन चुका दिया, तो अप्रैल से लेकर दिसंबर 9 महीने का फिर निकालते 9.12, तो वो क्वेश्चन में वेरी करेगा। रियल लाइफ में इनमें से कोई भी केस नहीं होता, इंटरेस्ट की डिडक्शन बराबर मिलती है, बट ऐसे कंप्यूटेशन नहीं होती। हम जानते हैं होम लोन कैसे चुकाया जाता है, हर महीने इंस्टॉलमेंट जाती है और उसमें से एक हिस्सा इंटरेस्ट का होता है, एक प्रिंसिपल का होता है। तो जब ईयर खत्म होता है तो बैंक से स्टेटमेंट निकल के आ जाती है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट पेड, और वो अमाउंट सीधा का सीधा हम अपनी आईटीआर में भर देते हैं। बट ठीक है, कंप्यूटेशन हमें मालूम होनी चाहिए इस तरीके से। तो ये सबसे सिंपल केस था जो परचेज और R5 में लगेगा। कंस्ट्रक्शन के केस में लेकिन क्या सिचुएशन है, देखिए एग्जांपल समझिए किस तरीके से करेंगे। मान लीजिए आपने लोन लिया प्रॉपर्टी को बनाने के लिए 1/7/2019 को, ओके, लोन लिया, कितने का लिया 10 लाख, छोटा अमाउंट मान लेते हैं, कंप्यूटेशन सीधी सीधी रखेंगे, एट द रेट ऑफ 9% फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज व्हाट डेट ऑफ लोन। अब इसके बाद आपने 31 जुलाई 2022 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ली, और इसके बाद फिर ये किराए पे चढ़ना शुरू होगा, रेंट आप इससे कमाना शुरू करेंगे, खुद रहेंगे, व्हाटएवर जो भी कुछ XYZ रीजन है। कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक तो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, अभी तो बन रही थी। ओके, ये बनी, फिर या तो खुद रहे या जो भी कुछ करा, मतलब किराए पे मान के चलते, किराए पे चढ़ाया। अभी हमें कंप्यूटेशन करनी है 23-24 के लिए। तो इस केस में पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, तो एक कंप्यूटेशन तो आप बहुत आसानी से कर देंगे, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। सर आपने बोला पूरा का पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, हाँ जी, तो 10 लाख का 9% निकाल देंगे सर, बिल्कुल ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए इस साल में। ये 12 महीने कौन से, 23-24 के लिए, और 90,000 रुपए का आउटस्टैंडिंग मतलब इंटरेस्ट आ गया, इसकी डिडक्शन मिल जाएगी। तो ये कंप्यूटेशन तो बिल्कुल सेम है जो भी आपने करी, ओके, और ऐसे ही करनी है, सेम ही है। इसमें जो इंटरेस्टिंग मुद्दा है लोगों की तरफ से वो ये कि देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट में आई इस डेट में, ओके, इस डेट में आई 31 जुलाई को। इसके बाद हमने रेंटल इनकम जनरेट करनी शुरू करी, उस रेंटल इनकम पर हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन मिली, हमारी कार्यवाही शुरू हुई। लेकिन देखिए इस ड्यूरेशन के दौरान यहां पर हमारी प्रॉपर्टी नहीं थी, तो रेंटल इनकम भी नहीं थी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं थी। लेकिन इस दौरान हमने इंटरेस्ट तो चुकाया है ना, उस दौरान हमने उसी हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो चुकाया है ना, उसका तो बेनिफिट दीजिए। सरकार कहती है ठीक है देंगे, लेकिन कैसे देंगे, इस दौरान तो ना हाउस प्रॉपर्टी थी ना रेंटल थी, तो इंटरेस्ट जो चुकाया उसकी डिडक्शन कब मिलेगी, डिडक्शन मिलेगी इसके बाद, इस ईयर के इस डेट के बाद मिलेगी। कैसे मिलेगी वो समझ लीजिए। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो चीज आपने बोली इसे बोला जाएगा पोस्ट कंस्ट्रक्शनल इंटरेस्ट, जो बेसिकली पर्टिकुलर ईयर के लिए निकलता है जिसकी आप टैक्सेशन कर रहे हो। लेकिन अब जो दूसरा केस मैं आपको सिखा रहा हूं ना, इसे बोला जाएगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सिंपल है, देखिए ये आपका हो जाएगा 10 लाख रुपए इंटू 9% इंटू यहां से लेकर यहां तक का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लीजिए। इस टाइम पीरियड में आपको सिर्फ इतना करना है, इस डेट को कैंसिल करके इससे पहले वाली 31 मार्च लीजिएगा। 31 मार्च ईयर टू ईयर लिखेंगे, मंथ को इग्नोर करना है, ठीक है। इस मतलब ईयर फाइनल जो डेट है उस तक लिया जाएगा फाइनेंशियल ईयर की। इस सिचुएशन में यहां से लेकर यहां तक का एक्यूरेट टाइम पीरियड काउंट करिए। मेरी कंप्यूटेशन कह रही है कि ये आ रहा है 33 मंथ्स। कितना आ रहा है, 33 मंथ्स, ओके। सो 33 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, और ये पूरा प्री कंस्ट्रक्शनल पीरियड निकाल लीजिए, प्री कंस्ट्रक्शनल इंटरेस्ट निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 12 और मल्टीप्लाई बाय 33। तो दोस्तों 2,47,500 ये वो इंटरेस्ट आपने निकाल दिया जो डेट ऑफ लोन से लेकर आपने इस पर्टिकुलर डेट तक पे करा होगा, जिस ईयर के दौरान ना ही कोई रेंटल इनकम थी, ना ही कोई हाउस प्रॉपर्टी थी।
आपकी कोई इनकम नहीं थी, फिर भी आपने उस हाउस का इंटरेस्ट पे करा है, तो सरकार कहती है कि हम इसकी डिडक्शन दे देंगे। अब टोटल कितना हो गया 247,500, तो उसकी डिडक्शन कम मिलेगी। इसकी डिडक्शन दोस्तों सारी एकदम से नहीं मिलती, 5 इक्वल ईयर्स में मिलेगी, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में मिलेगी। तो मैं इसको डिवाइड अगर कर देता हूं 5 से, तो ये 49,500 आ रहा है। ये 5 साल आपके स्टार्ट कब से होंगे? ये क्या लिखा हुआ है सर 31/3/22, यानी कि 21/22। तो इससे अगले साल 22/23, 23/24, 24/25, ऐसे कर करके आने वाले 5 साल तक ये एक्स्ट्रा इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी। तो हम कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं सर? हम निकाल रहे हैं 23-24 के लिए। तो बराबर है, यहां पर आप 23-24 लिखेंगे, 23-24 नहीं लिखेंगे, जो इंटरेस्ट था सॉरी 49,500 लिखेंगे, और इस साल ये भाई साहब टोटल 139,500 की जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो क्लेम कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको जो पॉइंट है कंस्ट्रक्शन का, कंस्ट्रक्शन वाले लोन का, वो आपको याद रखना है। बराबर जी, समझ आ गया? यस और नो? हाँ जी सर, ये बिल्कुल क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं इंटरेस्ट वाला प्रोविजन आप लोगों को क्लियर हो गया। डेट ऑफ लोन से आपको कंस्ट्रक्शन कंप्लीशन की डेट लेनी है, उसे कैंसिल करके पहले वाला 31 मार्च लेना है। 2 स्टेप, 2 चीजें प्लीज याद रखिएगा। मान लीजिए डेट ऑफ लोन ये है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करा, बराबर 1/7/2019, लेकिन वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करता है 1/9/2019 को, तो इस डेट से काउंट करिएगा, इस डेट से काउंट करिएगा। बराबर लेटरल भाई, लोन तूने पहले लिया, काम क्यों नहीं शुरू कर रहा? तो उसका मतलब तू घपला कर रहा है, खामा खा बैठे बैठे तूने एडवांस में लोन ले लिया, तो नहीं, इस डेट से काउंट करेंगे। और अगर मान लीजिए कंस्ट्रक्शन इससे पहले से स्टार्ट करी हुई थी इस डेट को, तो इस डेट से लेंगे। इन शॉर्ट कंस्ट्रक्शन और लोन की डेट से जो लेटर होगा। बराबर। अच्छा एक चीज और सर, मान लीजिए कंप्लीशन की डेट हमें एग्जैक्टली 31 मार्च ही दे रखी है, ये दे रखी है। यहां पर तो सर सॉर्टेड था, 31 जुलाई है, 31 आपका अक्टूबर है, कोई भी है, 365 दिन में से 364 दिन कोई भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो 31 मार्च ही डायरेक्टली दे रखा हो, तो उसे भी कैंसिल करना है और पहले वाली 31 मार्च पर ही जाना है। बराबर क्लियर? ये हम फॉलो करेंगे। दैट्स इट। तो ये हमारी कंप्यूटेशन हो गई किसकी? इंटरेस्ट की। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, एक चीज याद रखिएगा, आपका लिमिट ऑन डिडक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? देखिए अभी हमने कंप्यूटेशन करी, आप ऐसे ही कंप्यूटेशन करेंगे हर केस में, चाहे सेल्फ ऑक्यूपाइड हो चाहे लेट आउट हो, हर केस में इसी तरीके से कंप्यूटेशन करी जाएगी। और मान लीजिए किसी ने घर बनाने में 10 करोड़ का लोन लिया है, उसकी इंटरेस्ट की डिडक्शन हमने कैलकुलेट करी, वो 50 लाख आ रही है, 70 लाख आ रही है, तो उसकी डिडक्शन मिलेगी, बकायदा मिलेगी। लेकिन याद रखिएगा जो अनलिमिटेड डिडक्शन है इंटरेस्ट की, वो सिर्फ रेंटल प्रॉपर्टी के केस में ही मिलती है, भले ही एक दिन की रेंटल हो, रेंट लेट आउट हो, भले ही पूरे साल भर में एक दिन का लेट आउट हो, तभी मिलती है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो जाए थ्रू आउट द ईयर, तो उसमें लिमिट है, इंटरेस्ट इससे ज्यादा की डिडक्शन हम नहीं ले सकते। अगर लोन आपने लिया हुआ है, परचेस के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इंटरेस्ट की लिमिट 2 लाख रुपए है मैक्सिमम, 2 लाख रुपए मैक्सिमम। और अगर रिपेयर बाकी चीजों के लिए ले रखा है, R5 के लिए लिया हुआ है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन है आपकी 30,000, इंटरेस्ट की लिमिट है 30,000 रुपए, इससे ज्यादा की डिडक्शन नहीं मिलेगी। समझ आ गया? परचेस कंस्ट्रक्शन के, और इसके में भी कंडीशन है परचेस कंस्ट्रक्शन के लिए, 1999 के बाद का लोन हो, 5 साल में अपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो, और सबसे मेन चीज बैंक से सर्टिफिकेशन आपने लिया हो, स्टेटमेंट आपने निकाली, तो वो तो मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज इसकी लिमिट भी फिर इसी में काउंट होती है। ओके, खैर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता एग्जाम में। परचेस कंस्ट्रक्शन 2 लाख रुपए, R5 की 30,000 रुपए। और मान लीजिए किसी ने 2 लोन ले रखे हैं, एक प्रॉपर्टी पे 2 लोन ले रखे हैं, परचेज या कंस्ट्रक्शन का भी चल रहा है और एक रिपेयर के लिए भी छोटा छोटा लोन लिया था, तो ऐसा नहीं है 2 लाख इसकी है 30,000 इसकी है। अगर 2 लोन है ना, तो भी जो कंबाइंड लिमिट है वो 2 लाख रुपए है।
जैसे मान लीजिए किसी ने परचेज के लिए प्रॉपर्टी ली हुई है और उसकी 2.10 का इंटरेस्ट आ रहा है, ठीक है, 2.10 का इंटरेस्ट आ रहा है, और किसी ने रिपेयर के लिए लिया हुआ है, उसका 40,000 का आ रहा है इंटरेस्ट। तो क्या होगा, पहले तो आप इंडिविजुअली इसे कैंसिल करोगे, 2 लाख पे लेकर आओगे, फिर आप इंडिविजुअली इसे कैंसिल करोगे, इसे 30,000 पे लेकर आओगे, फिर इनको जोड़ोगे, 2.30 आ रहा है, फिर इसको भी कैंसिल करके 2 लाख की डिडक्शन दोगे। कंबाइंड 2 लाख से ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। एक और इंटरेस्टिंग केस देखिए, एक और इंटरेस्टिंग देखिए, इंटरेस्ट 160 है, रिपेयर 40 है, तो सर 160 40 दोनों कितना हो गया, 2 लाख रुपए हो गया, सही है, दे दो। नहीं, देखो ये तो विद इन द लिमिट है, लेकिन पहले इसको कैंसिल करो, 30,000, अब इन दोनों को जोड़ो, 190 की मिलेगी। ऐसा नहीं कि इसकी लिमिट कोई बच गई तो यहां पे बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं, पहले इंडिविजुअल लिमिट अप्लाई करिएगा, फिर बाद में टोटल की लिमिट अप्लाई करिएगा। तो ये इंटरेस्ट वाला केस भी दोस्तों हुआ। चलिए बेहतरीन, आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मानस ओन द 2 हाउस वेयर हिज फैमिली रिसाइड, दिल्ली ऑक्यूपाइड, चंडीगढ़, ये कर सकते हैं, सिंपल है, ईयर पिछले वाला है, बट यू कैन डू दिस, ओके। आइए मैं बाकी केसेस भी दोस्तों आपको वाइंड अप करता हूं, फिर हाउस प्रॉपर्टी क्लियर हो जाएगी। अब आ जाते हैं सिंपल से सेक्शंस पे। 24 तक आपने कवर कर लिया, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द 25। रियलाइज रेंट, एरियर वगैरह कुछ वापस मिल जाए, तो अभी हमने ऊपर क्वेश्चन करा था कि किराया नहीं दिया, अनरियलाइज रेंट, सीधी सी बात है, हमने वो एआर से माइनस कर लिया। लेकिन भूला भटका कल को कोई मिल जाए हमें रास्ते में, पुराना किराएदार, वो कहे जी मालिक मैंने आपके किराए के पैसे मारे थे, आप मिल गए भगवान के रूप में, ये लीजिए, हम आपको वापस कर देते। तो भाई भगवान का रूप तो तू है, हमें वापस कर रहा है, मजा आ गया। और या फिर कोई केस चल रहा था कि भाई बहुत टाइम से किराया नहीं बढ़ा, तो फिर कोर्ट ने या कुछ ने भी जजमेंट हो गई कि इनको किराया बढ़ के मिले पुराने टाइम का, तो एरियर ऑफ रेंट रिसीव हुआ, तो वो कैसे टैक्सेबल होगा, तो इसमें बिल्कुल सिंपल सा केस है, फुल्ली टैक्सेबल होगा। क्या होगा, फुल्ली टैक्सेबल होगा। बस जो भी अमाउंट रिसीव होगा ना, उस अमाउंट में से माइनस कर देना 30% ऑफ अमाउंट, जो भी नेट अमाउंट बचेगा दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी, दैट विल टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी। ये 30% क्या है, स्टैंडर्ड डिडक्शन, आप समझ गए होंगे। हर इनकम में 30% की मिली है हाउस प्रॉपर्टी में, तो उसमें भी मिलेगी डिडक्शन बराबर, तो वो माइनस कर देंगे। दूसरा, मैटर नहीं करता कि वो हाउस प्रॉपर्टी उसके पास अभी भी है या उसने बेच दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस हाउस प्रॉपर्टी के नाम का मिला है ना, प्रॉपर्टी ना होने पर भी, तो भी टैक्सेबल होगा उसके हाथ में। ठीक है जी, ये सिंपल सा पॉइंट हुआ। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, वो OR NOR के हिसाब से टैक्सेबल करेंगे, तो इंडिया में रिसीव हुई है तो टैक्सेबल होगी, बाहर अगर रिसीव हुई है इनकम, भारी रिसीव हुई तो खाली OR टैक्स देगा। ओके हाँ जी, को ओनरशिप के केस में बड़ा सिंपल सा केस, मान लीजिए आप और मैं भाई हैं, ओके, और सीधी सी बात है, अभी प्रॉपर्टी हमारे जो कंबाइंड वो है विल हम दोनों के नाम है, वी आर द को ओनर्स, एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर हैं, ओके। तो उस कंडीशन में जो भी रेंट रिसीव होता है, वो मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मैं और आप भाई हैं, भाई या भाई बहन है, ओके व्हाटएवर, तो हमारी प्रॉपर्टी को रेंट मिलता है 50,000 रुपए, और वो हम अपना रखते हैं, तो सिंस वी आर द को ओनर, तो हम ट्रीटमेंट 25,000 रुपए के हिसाब से करेंगे, 25 मेरे 25 तेरे, ठीक है। चलो कैलकुलेशन शुरू करो। ऐसे ही म्युनिसिपल वैल्यू की वैल्यू भी आधी आधी कर ली जाएगी, उस हिसाब से कंप्यूटेशन होगी। इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है, इसमें मान लीजिए, अच्छा हो सकता है कि हमारी ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, है ना, सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, आधे घर में आप रह रहे हो, आधे घर में मैं रह रहा हूं। अब सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो बाद, और लोन चल रहा है, और बाद में इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है, ओके। इंटरेस्ट की लिमिट कितनी थी, 2 लाख रुपए, 2 लाख और 30 थी, तो वो आधी आधी नहीं होगी, वो अलग अलग है। 2 लाख आपकी अपनी है, 2 लाख मेरी है, तो ये बेनिफिट हो जाता है कोनरशिप का। तो इसलिए प्रॉपर्टी अगर कभी भी खरीदे ना, तो हो सके तो भरोसे वाला आदमी हो तो कोनरशिप में खरीदिएगा। जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ में ऐसा होता है कि कोनरशिप में प्रॉपर्टी परचेस करी जाती है, ताकि इंटरेस्ट की डिडक्शन ज्यादा मिल सके, ठीक है। एंड दैट इज वेरी सिंपल केस, डीम्ड ओनरशिप। आपने स्पाउस को ट्रांसफर कर दिया रेंट बचाने के लिए, आपने अपने किसी और को इम्पार्शल होल्डिंग पे दे दिया, वसीयत वगैरह नाम नहीं करी, बस ऐसी नाम लिख दिया। तो ऐसे केस में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स को मिलती हैं, मेन इसमें सबसे ज्यादा ये वाला, एग्जाम में ये पूछा जाता है, क्लबिंग में भी आप पढ़ेंगे इसको, मैं कराऊंगा आगे क्लबिंग में। ट्रांसफर टू द स्पाउस, रेंट इनकम से बचने के लिए स्पाउस के नाम पे ट्रांसफर दिखा दिया कि भाई
मेरे को तो, मेरी तो इनकम वैसी बहुत है, रेंट चलो वाइफ के नाम पे ट्रांसफर हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। उसे 27 केस का सिंपल सा रूल अप्लाई होगा, जो हस्बैंड है उसी को, मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी है उसी को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बाद वाले बिल्कुल सिंपल सिंपल से दोस्तों, इसको बस रीड करना पड़ेगा। मेन जो कंप्यूटेशन हमारी ऊपर थी वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होनी चाहिए। ओके, तो ये तो टॉपिक हमारा छोटा था हाउस प्रॉपर्टी वाला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस करा रहा हूं, ठीक है। सैलरी टैक्स रेट हमने कर लिया, आज हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अगली वाली क्लास में अगर हम देखें तो मैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पहले करा रहा हूं। रीजन बीइंग कि ये छोटे छोटे सिंपल से चैप्टर हैं, ये पहले कवर हो जाएं, एग्जाम में आना ही है, बेहतर रहेगा। उसके बाद फिर पीजीबीपी और कैपिटल गेन दोनों बड़े हाथी जो हैं उनको हम करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, प्लीज टिके रहिए सीरीज के साथ, डेफिनेटली बहुत अच्छी रिवीजन हमारी होगी।